इससे तो भीख मांगना भी अच्छा लगता है मुझे। आप क्या समझते हैं कि एक आदमी आपको लाइफ से निकाल चुका है, फेंक चुका है, आपकी जिंदगी खराब कर चुका है, आप उससे पैसे ले रहे हो? कि इज्जत के खिलाफ है। एक औरत होते हुए मैं ही नहीं समझती कि जिस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया उससे मैं भीख मांगू। उससे अच्छा है कि मैं खुद कोई मेहनत करके कमाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये कि वो डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है। अकेली एक औरत का मसला होता है और उस अकेली एक औरत को 2 भाई मिलके 3 भाई मिलके भी संभाल नहीं सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाज में मानवता बची है कि नहीं। मैं शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उसी शक्ल में तो डिवोर्स होती है। डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती, हैप्पी मैरिज में तो डिवोर्स नहीं होती है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैंट मूव ऑन, और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। और ऐसी ट्रबल्ड मैरिजेस का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तो ये बात समझना चाहिए हमको कि हम उसको सिर्फ एक साइड उसका देख रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि वो औरतों के फेवर में है, लेकिन वो औरतों के लॉन्ग रन में देखा जाए तो वो औरतों के फेवर में नहीं है। दूसरी बात ये कि रहा मेंटेनेंस का मामला, तो हम ये मेंटेनेंस एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये मेंटेनेंस राइट इज ओनली फॉर डिवोर्स्ड वाइफ, नॉट चिल्ड्रन। आप समझते हैं कि जो है उसमें आप लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चे का मेंटेनेंस, एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, जितने भी बच्चे हो, उनका मेंटेनेंस जो है वो तो फादर को ही प्रोवाइड करना है। अकेली एक औरत का मसला होता है और उस अकेली एक औरत को 2 भाई मिलके 3 भाई मिलके भी संभाल नहीं सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाज में मानवता बची है कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस आदमी से हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस खत्म हो गए हैं उससे एलिमनी लेना कैसा है? ये औरत की इज्जत के खिलाफ है। एक औरत होते हुए मैं ही नहीं समझती कि जिस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया उससे मैं भीख मांगू। उससे अच्छा है कि मैं खुद कोई मेहनत करके कमाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये कि वो डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है। औरत की इज्जत भी नहीं है इसमें, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है इसमें, और ये जस्टिस भी नहीं। अच्छा, मैं सवाल ये है, ऐसे देश में रहते हैं हम जहाँ अपना संविधान है या शरिया तो लागू नहीं है, तो वहाँ पर अगर कुछ महिलाएं वोट जाती है और जाती रही है, हम 86 के बाद से देखते हैं, तो क्या उनको नहीं जाना चाहिए? इसमें आपको क्या मतलब गलत नजर आता है? नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें औरत के इंटरेस्ट में तो नहीं है ये चीज, और ये तो इज्जत ही नहीं है औरत की कि वो डिवोर्स दिए हुए हस्बैंड से जो है वो मांगे, एलिमनी मांगे, वो तो गलत ही है। इससे तो भीख मांगना भी अच्छा लगता है मुझे। आप क्या समझते हैं कि एक आदमी आपको लाइफ से निकाल चुका है, फेंक चुका है, आपकी जिंदगी खराब कर चुका है, आप उससे पैसे ले रहे हो? दूसरी बात ये कि आप 1986 के बाद आप कह रहे हैं कि शाबानो केस के बाद जो एक्ट बना था उसके बाद भी औरतें अगर जा रही हैं तो हम जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई औरतों का भला नहीं हो रहा। देखिए, मैं फैमिली कोर्ट के लॉयर से कितनी जगह मैंने यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के साथ रह करके उनके साथ कोर्ट में जाकर के हियरिंग्स सुनी है। आपको हैरत होगी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि औरत शादी भी कर लेती है फिर भी पिछले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेती रहती है और दूसरे आदमी से भी वो मेंटेनेंस देती रहती है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारी है। हम समझते हैं कि औरत बेचारी मजबूर है, मजलूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। फैमिली कोर्ट में जाकर के आप एक्चुअल पोजीशन देखिए तो कहीं पर औरतें भी गलत होती हैं। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि गलती सिर्फ मर्द की होती है और डिवोर्स दे करके उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हो सकता है कि उसमें गलती 90% औरत की भी रही हो। मैं ये नहीं कहती कि औरत की होती है, आप एटलीस्ट इतना तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि 50-50% दोनों रिस्पॉन्सिबल होते। क्या लगता है कि भारत का संविधान रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि तलाक भारत में बढ़ते जा रहे हैं और हर कम्युनिटी में मोस्टली हम देख रहे हैं तो
उसमें क्या लगता है कोर्ट का जो रवैया है, क्योंकि कोर्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उसके रीजन को लेकर, उस रीजन को लेकर के डिवोर्स की वो फिगर जो है बढ़ रही है। लेकिन ये सही नहीं कि मुस्लिम समाज में ये ज्यादा है, जैसे कि अभी डॉक्टर इलियास ने कहा। ठीक, तो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो पेरिफेरी मतलब उसमें ये चीज़ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बात हमारे योगी साहब कहते हैं, बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना, उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। जो ये समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। लेकिन जो समझते हैं कि इस देश को आगे चलना है भाईचारे के साथ में, मोहब्बत के साथ में, शांति के साथ में, तो वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए, हमारे देश में धर्म जो है कभी भी डिस्प्यूट का वजह नहीं बनी है। सदियों से हम लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक खास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम समझते हैं इसका तो अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया ना, मैंडेट आ गया उसके खिलाफ में। इसलिए अब उनको तो समझ लेना चाहिए कि मैंडेट उनके खिलाफ है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो वही हुआ है ना उनको, उत्तर प्रदेश में।